अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा वो हम देखेंगे कि एक इंडस्ट्री पे जब हमें रिसर्च करनी हो तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें कलेक्ट करनी है और उसके बाद उसे किस फॉर्मेट पे हमने लिखना होगा तो वो एक स्पेसिफिक रिसर्च बन जाएगी जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से हो। ये याद रहे कि इंडस्ट्री की रिसर्च जो हम करते हैं वो बाकी रिसर्च से मुख्तलिफ होती है। बाकी रिसर्च का मतलब कि जो हम जर्नल रिसर्च करते हैं उसका एक फॉर्मेट है जिसे हम रिसर्च पेपर कहते हैं, जिसकी बेसिस पे जिस फॉर्मेट पे हम थीसिस भी अपना लिखते हैं और डिसर्टेशन भी हम अपना लिखते हैं। थीसिस वो जो एमफिल में हम सबमिट करते हैं, एक एकेडमिक रिसर्च पेपर, और डिसर्टेशन वो जो हम पीएचडी में सबमिट करते हैं। तो जर्नल रिसर्च के कुछ फॉर्मेट होता है जिसे हम जर्नल रिसर्च पेपर फॉर्मेट कहते हैं। तो उसमें टाइटल पेज, जो कि एक टाइटल पेज होगा जिस पे आपका टाइटल लिखा होगा। उसके नीचे टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसमें आप तमाम अपना जो आपने रिसर्च पेपर लिखा है स्टेप बाय स्टेप आपने सब हेडिंग्स डाली हैं, आपने टेबल सेट किए हैं, आपने ग्राफ सेट किए हैं, उनको यहाँ पे आप इंकॉर्पोरेट करेंगे। जैसे एक बुक में कंटेंट होता है या टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है जिसे इंडेक्स भी कहते हैं। उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में आप अपनी पूरी रिसर्च का एक समरी बना देते हैं। इसकी वर्ड लिमिट होती है क्योंकि जाहिर है हम इसकी बात नहीं कर रहे थे, तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आप कुछ कीवर्ड्स ऐड करते हैं, जिन कीवर्ड्स जो आपके रिसर्च पेपर के बहुत रेलिवेंट हो, उन कीवर्ड्स से लोग आपके रिसर्च पेपर को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन, चूंकि आप लोगों को पता ही है कि हम इंट्रोडक्शन में हम हिस्ट्री बताते हैं, हम बैकग्राउंड बताते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर आप उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू किस तरह से लिखा जाता है, वो किन रिसर्च पेपर से लिया जाता है, आप आर्टिकल्स ले सकते हैं या नहीं, आप जर्नल रिसर्च पब्लिश जो है वो आप ले सकते हैं या नहीं, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लिटरेचर रिव्यू सिंपल वो लिटरेचर होता है जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट और रिसर्च हुई है, हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं समरी के फॉर्म में। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी आता है। यहाँ पे जो आपने काम करना होता है, जो भी आपने फॉर्मूला बनाया है, आपका जो भी आइडिया है, आप किस तरह से रिसर्च करना चाह रहे हैं, इस पे आप कोई नया फॉर्मूला देना चाह रहे हैं, कोई नई इक्वेशन देना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी जो मौजूद है फॉर्मूला उसी को आप यूज़ कर रहे हैं और उस पे आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ऑस्ट्रेलिया में किसी स्टडी पे काम हुआ है, वही सेम स्टडी आप पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, इंडिया में काम करना चाह रहे हैं, तो ये सर रिसर्च मेथोडोलॉजी का हिस्सा है। फिर जब आपने यहाँ पे तमाम चीज़ें आपने रिसर्च कर ली, आपने ग्राफ्स टेबल्स की फॉर्म में आपने बता दिया, उसके बाद आपने किया रिजल्ट्स उसमें से आइडेंटिफाई किए, आपने किया रिसर्च रिजल्ट्स ड्रॉ किए आपने, वो आप रिजल्ट्स की हेडिंग में बताते हैं। उसके बाद उसका कॉन्क्लूजन, उसका एक समरी बनाते हैं आप और आप बताते हैं कि जो भी आपकी रिसर्च है वो क्या कॉन्क्लूड कर रही है, उसका एंड रिजल्ट क्या है। और उसके बाद आपके जहन में जो भी रिकमेंडेशंस हैं उसको ठीक करने की, उसको प्रैक्टिस करने की, तो वो आप रिकमेंडेशन के कॉलम में डालते हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने सेकेंडरी रिसोर्सेज से उठाई होती है वो आप साइटेशन या रेफरेंस, साइटेशन को रेफरेंस भी कहते हैं, उस कॉलम में आप डाल देते हैं, उस हेडिंग के नीचे आप डाल देते हैं। और जो वेल नोन रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी बिब्लियोग्राफी भी ऐड करते हैं। बिब्लियोग्राफी में वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिससे हमें बुक में प्रीफेस भी देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रीफेस से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो ये एक जर्नल फॉर्मेट होता है रिसर्च पेपर का, जिसको यूज करके हम रिसर्च पेपर लिखते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम अपने एकेडमिक रिसर्च पेपर्स लिखते हैं और आप जितने भी जर्नल्स उठाएंगे उसमें तकरीबन आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। ये कुछ मेन हेडिंग्स हैं जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन है। इसके अलावा इसकी और सब हेडिंग्स भी होती है जो इसी में हम ऐड कर देते हैं या इसी हेडिंग को हम नाम बदल देते हैं, लेकिन कंटेंट ये है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी बताया
कि जब हम इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ये जो जर्नल फॉर्मेट है रिसर्च पेपर का, इससे थोड़ा सा हम हट के काम करते हैं। अब वो क्या है? वो स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री पे जो सब हेडिंग्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं, वो ये हैं। नंबर वन, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। नंबर टू, मार्केट स्ट्रक्चर। नंबर थ्री, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस। नंबर फोर, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जब आप किसी इंडस्ट्री की रिसर्च करते हैं, तो आपने रिसर्च पेपर का जो जर्नल फॉर्मेट है, जो हमने पीछे डिस्कस किया, उसको छोड़ के आप इस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। हम इसको फर्दर भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पे है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में आप तमाम इंडस्ट्री जो है, अब ये आप जहन में रखें कि आप एक इंडस्ट्री की रिसर्च कर रहे हैं, एक फर्म की रिसर्च नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आप कोका कोला को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बल्कि उसके अलावा और भी, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उनके ब्रांड्स को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और भी जो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल गॉर्मे है, कंपा कोला है, इनको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप वर्ल्ड वाइड रिसर्च कर रहे हैं, किसी एक सब कॉन्टिनेंट पे रिसर्च कर रहे हैं, कंट्री पे कर रहे हैं, या फिर किसी एक सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, तो ज़्यादातर या तो हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, या फिर हम किसी एक कंट्री की बात करते हैं। सब कॉन्टिनेंट्स की और सिटीज की बात ज़्यादातर नहीं होती। तो जब आपने कोई एक इंडस्ट्री ली, फॉर एग्जांपल आपने इंडस्ट्री ली बेवरेजेस की, तो आप उसमें बताएंगे कि आपके नंबर ऑफ फर्म्स कितने हैं उसमें, उसका साइज क्या है उस इंडस्ट्री का, वो इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, मशीनरी ज़्यादा यूज होती है, या लेबर ज़्यादा काम करती है। फिर उसमें इनइक्वालिटीज कितनी है। ये इनइक्वालिटीज दो तरह से होती है। एक तो आप मार्केट का साइज बताएंगे इनइक्वालिटीज में, कि फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोका कोला है, तो कोका कोला का मार्केट साइज क्या है, पेप्सी का मार्केट साइज क्या है। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि 90% मार्केट साइज कोका कोला का है, 10% मार्केट साइज पेप्सी का है, तो आप बताएंगे कि इनमें ग्रेटर इनइक्वालिटी है। दूसरा इनइक्वालिटी आप इन हाउस भी बताते हैं। इन हाउस का मतलब ये कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है, इनके दरमियान इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब ये है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एम्प्लॉयज की सैलरीज बहुत कम होती हैं, और जो ऑनर्स होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा ले जा रहे होते हैं, और वाइस वर्सा। फिर आप इसमें वेदर का इफेक्ट बताएंगे, कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वेदर का इफेक्ट होता है, वो ज़्यादातर इंडस्ट्री होती है, जैसे एग्रीकल्चर है, राइस वीट की हम बात करें, तो उसमें वेदर का बहुत ज़्यादा। जैसे हम बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बेवरेजेस, क्योंकि आपको पता है कि उसमें भी वेदर का इम्पैक्ट है। उस समर में ज़्यादा उनकी सेल होती है, विंटर में कम सेल होती है। फिर उनकी टेक्निक्स टेक्निक्स में आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी डिस्कस कर सकते हैं, और उनके डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें आप उनके जितनी भी प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। याद रहे कि इसमें टेक्निक में मार्केटिंग टेक्निक्स नहीं आएंगी। और फिर इससे रिलेटेड भी अदर फैक्टर्स आप इसमें डिस्कस करेंगे। अदर फैक्टर्स आप कहाँ से निकालेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा, वो इन द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम दूसरी हेडिंग पे आ जाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, कि आपने अब एक इंडस्ट्री का तो बता दिया कि ये इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है या नहीं, इनइक्वालिटी है या नहीं, वेदर कैसा है, टेक्निक कैसे यूज कर रहे हैं, साइज कितना है। इसके बाद आप मार्केट का बताएंगे कि अब ये इंडस्ट्री तो है, लेकिन इसकी मार्केट अपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। तो उसमें आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड सप्लाई को बताएंगे। आई होप आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड सप्लाई का पता होगा। आप शॉर्ट टर्म डिमांड बताएंगे, शॉर्ट टर्म सप्लाई बताएंगे, लॉन्ग टर्म डिमांड बताएंगे, लॉन्ग टर्म सप्लाई बताएंगे। क्योंकि अगर मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो किसी इंडस्ट्री का होना ना होना बराबर है। फिर आप इलास्टिसिटीज कैलकुलेट करेंगे,
इलास्टिसिटीज बहुत से रिसर्चर्स रहते हैं ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं होते, तो मे बी उनको इलास्टिसिटीज ना पता हो। तो इलास्टिसिटीज कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इलास्टिसिटी सिंपल परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, या वाइस वर्सा। ये इलास्टिसिटीज होती है। ओन इलास्टिसिटी ये कि हम पेप्सी की बात कर रहे हैं, तो पेप्सी की प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है। हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, तो कोका कोला के प्राइस चेंज होने से पेप्सी की क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है। और इनकम इलास्टिसिटी ये कहलाती है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से पेप्सी की क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको सिंपल गूगल से भी मिल जाएगा, आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और इसका बहुत जनरल फॉर्मूला है, इजी टू कैलकुलेट है, कोई भी इसमें खास टेक्निकलिटीज नहीं है। फिर कंजप्शन पैटर्न्स बताएंगे। कंजप्शन पैटर्न्स में आप बता सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी इंडस्ट्री है, वो जो प्रोडक्ट बना रही है उसका कंजप्शन पैटर्न क्या है। इट मीन्स कि वो बी टू बी है, बी टू सी है, या दोनों है। बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, या फिर दोनों तरीकों से। तो ये कंजप्शन पैटर्न आप बताएंगे कि कंजप्शन किस पैटर्न में होती है। अगर कोई ऐसे जैसे स्वेटर्स हैं तो वो सिर्फ विंटर में उसकी कंजप्शन है, समर में नहीं है। बेवरेजेस हैं, उसके समर में ज्यादा कंजप्शन है, विंटर में इतनी नहीं है। तो ये कंजप्शन पैटर्न्स आ जाएंगे। फिर अर्निंग फैक्टर्स आप बताएंगे। अर्निंग फैक्टर्स भी आपको बताया कि वो किस तरीके से अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, तो ये सब तमाम फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर आप उसकी वर्ल्ड मार्केट भी बताएंगे। वर्ल्ड मार्केट का मतलब, जैसे हम अगर बात कर रहे हैं वीट की, तो आप वीट की वर्ल्ड मार्केट बताएंगे। एक तो आपने इंडस्ट्री बता दी, जो भी स्पेसिफिक कंट्री आपने ली उसमें अपने, जैसे हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं, तो उसका आपने बता दिया, उसका साइज कितना है, नंबर ऑफ फर्म्स कितने हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में। अब आप उसको वर्ल्ड मार्केट में भी बताएंगे कि वर्ल्ड मार्केट में वीट की क्या डिमांड है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे ग्रो होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आप उसकी कॉम्पिटेंसी बताएंगे कि अब फॉर एग्जांपल बेवरेजेस पे हम दोबारा आ जाते हैं। बेवरेजेस की एग्जांपल पे, अब एक पेप्सी है तो उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी ज़्यादा है, या आप बेवरेजेस की इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, या आप एक एनालिसिस कर रहे हैं इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल आप एक नई बेवरेज लाना चाह रहे हैं मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वर्ल्ड मार्केट कितनी है, और अगर मैं ये लॉन्च करूंगा तो उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी ज़्यादा है। फिर बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट, कि उस मार्केट में इंटर होने के लिए आपको किन बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा, और अगर आप इंटर हो गए तो एग्जिट करने के लिए किन बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा। ये बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट, ये आप सिंपली गूगल पे सर्च करके समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और इनमें क्या क्या चीज़ें आती है। इनमें कुछ कोटाज होते हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, कुछ टैरिफ्स होते हैं, कुछ टैक्सेस होते हैं। तो ये चीज़ें बैरियर्स टू एंट्री होती हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ये मार्केट आपकी मोनोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। इन मार्केट्स का भी कोई इतना खास इशू नहीं है। ये सब जर्नल टर्म्स हैं जो हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप इनको सिंपल गूगल पे लिखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपने एक इंडस्ट्री का बता दिया अपनी कंट्री के हिसाब से, फिर आपने पूरा एक मार्केट स्ट्रक्चर बता दिया। मार्केट स्ट्रक्चर में याद रहे कि जब आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड एंड सप्लाई को डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे, कंजप्शन पैटर्न और अर्निंग फैक्टर को डिस्कस करेंगे, तो ये सिर्फ अपनी कंट्री पे रह के ही डिस्कस करेंगे। जब वर्ल्ड मार्केट को आप डिस्कस करेंगे तो फिर आप अपनी कंट्री से बाहर निकलेंगे, और फिर वर्ल्ड मार्केट की डिमांड सप्लाई और इलास्टिसिटी पे बात करेंगे। फिर जब आप वापस कॉम्पिटेंसी पे आएंगे, तो यहाँ पे आपने कॉम्पिटेंसी एक अपने कंट्री की भी डिस्कस करनी है, और उसी में थोड़ा सा आपने क्रंच देना है इंटरनेशनल मार्केट का भी। अब फिर बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट तो जाहिर है वो आपकी अपनी कंट्री से ही रिलेटेड है। फिर कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस में आप उसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, उस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस की। अगर वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है तो जाहिर है आप ऑब्जर्व करके कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अगर वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री नहीं है तो फिर आप दूसरी इंडस्ट्रीज को देख के एक अजप्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस के हवाले से, जिसमें नंबर वन टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी उसमें कैसे यूज हो रही है, ओवर टाइम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा रहा है प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए, सप्लाई को बढ़ाने के लिए, या और भी
तरीकों के लिए, और फिर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए कौन से नए मेथड एडॉप्ट किए गए हैं। तो इन एडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड जिनसे पता चलेगा कि वो ग्रो कितनी स्पीड से हो रहे हैं रिलेटेड टू द वर्ल्ड। फिर ग्रोथ पैटर्न्स आप डिस्कस करेंगे। ग्रोथ पैटर्न्स में आप बताएंगे कि वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे तो उसकी क्या वजह है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे कि वो कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन्होंने पास्ट ईयर्स में अपने क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं, रिसर्च की हैं, और वो अपनी रेवेन्यू का या प्रॉफिट का कितना परसेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर उनकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। अब जीडीपी क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये एक कंट्री की होती है, तो आप यहाँ पे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उस कंट्री के हिसाब से बताएंगे। आप इसे वर्ल्ड एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूशन को बता सकते हैं कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट में कितने कंट्रीब्यूशन है, लेकिन क्योंकि जाहिर है वो बहुत ही स्मॉल नंबर आता है, तो आप उसको कंपैरिजन किए बगैर बता नहीं सकते। लेकिन जब आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बताएंगे तो वो अगर आप अकेले भी बताते हैं तो भी काफी रहेगा। फिर ये सब करने के बाद आप गवर्नमेंट पॉलिसीज पे आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती है। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जैसे आईएसआई स्ट्रेटजी होती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूट में इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं, या वो इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं जो एक्सपोर्ट को प्रोमोट करें। तो ये पॉलिसीज भी आपके काम आएंगी। अगर आप इन्हें देख लेंगे, थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे पॉलिसीज में, तो आप समझ पाएंगे कि आप जिस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं वो आईएसआई इंडस्ट्री है या ईओआई इंडस्ट्री है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज में आप देखेंगे कि सब्सिडीज को, टैक्स को आप देखेंगे कि उन पे टैक्स किस तरह से लगाया जा रहा है, कितना परसेंट टैक्स है, किस हिसाब से टैक्स है, कि वो सरवाइव कर भी पा रहे हैं या नहीं, और उन्हें सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज दी जा रही हैं। सब्सिडीज बस ऐसे ही दी जा रही हैं या कोई प्लान के हिसाब से दी जा रही हैं, सब्सिडीज ओवर टाइम रिड्यूस हो रही हैं या इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी जो डिमांड और सप्लाई है, जो कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर में देखा है, वो कैसे इफेक्ट कर रहा है इन सब्सिडीज को। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सप्लाई उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही, तो जाहिर है उसकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, और प्राइस इंक्रीज होंगी तो फिर वहाँ पे सब्सिडी देनी पड़ेगी प्राइस को डिक्रीज करने के लिए। तो इट मीन्स कि उस इंडस्ट्री की इट सेल्फ परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं है कि वो मार्केट डिमांड को कैप्चर कर पा रही है। तो वहां पे आप देखेंगे कि वो टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चलेगा कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं और क्या क्या लैकिंग्स हैं जिसको वो यूज करके इन्हें इन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। फिर आप उनके एक्सपेंडिचर्स देख सकते हैं, उनका कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, जिसकी वजह से उनको प्राइस ज़्यादा रखनी पड़ रही है, या प्राइस कम है उस चीज़ की, या फिर उसमें उनको कंपैरेटिव एडवांटेज या एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है। कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज भी आप बआसानी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज ये होता है कि किसी और मुल्क में, फॉर एग्जांपल जापान में राइस अगर ग्रो करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, हमें कम कॉस्ट आएगी, तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज है। फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज ये है, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल हम क्लोथ भी बना रहे हैं, वीट भी बना रहे हैं, राइस भी बना रहे हैं, तो हम राई वीट जो है वो ज़्यादा सस्ते में बना सकते हैं, बिकॉज हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो हम क्या करेंगे, हमें ये एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है बिकॉज ऑफ आर चीप लेबर। एंटी मोनोपोली गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो वो कार्टेल नहीं करने पे दे रहा है, वो एक मोनोपोली नहीं बनाने दे रहा है, क्योंकि आपको पता है जब भी मोनोपोली बनती है या कार्टेल बनता है तो फिर शॉर्ट सप्लाई होती है, शॉर्ट सप्लाई से प्राइस इंक्रीज होती है, जिससे कंज्यूमर का सरप्लस किल होता है और डेट बेड लॉस भी क्रिएट होता है। अगर ये आपको नहीं पता तो आप सिंपल ग्राफ देख सकते हैं डिमांड सप्लाई का, डेट बेड लॉस सर्च करके देख सकते हैं। आपको बहुत ही यूट्यूब पे बहुत छोटी सी वीडियोस दिख जाएंगी जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या टर्मिनोलॉजी होती है। फिर उनके बाद उसके बाद आप गवर्नमेंट पॉलिसीज देखेंगे कि वो कॉम्पिटेंसी को इन्हेंस करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज उन्होंने बनाई है, क्योंकि जब वो एंटी मोनोपोली पे काम करेंगे और कॉम्पिटेंसी को इन्हेंस करेंगे तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होगा, न्यू मेथड्स पे काम होगा, टेक्नोलॉजी पे काम होगा, ग्रोथ पैटर्न्स पे काम होगा, और फिर
मार्केट स्ट्रक्चर में जो बढ़ती हुई डिमांड है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही है, जो बढ़ती हुई डिमांड है सप्लाई उसको मीट कर पा रही है या नहीं, और अगर बेहतर तरीके से मीट कर पा रही है तो फिर सप्लाई एक्सेस भी हो जाएगी डिमांड से, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी और हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो ये एक डेली इंफॉर्मेशन है, जनरल स्ट्रक्चर है कि हम एक इंडस्ट्री का एनालिसिस किस तरीके से करें, उसको मैंने फर्दर आपको डिफाइन भी कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये बहुत ज़्यादा घिच-पिच है। अब हम इसके डेटा को कैसे कलेक्ट करें? अब हमने डेटा कलेक्ट करना है, तो हमने इस फॉर्मेट में लिखना है। डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत जनरल 5 चैप्टर्स हैं। आप इन 5 चैप्टर्स को अगर कलेक्ट करेंगे, अपने पास लिख लेंगे, तो ये बहुत ईज़ी होगा आपके लिए लिखना, और आप इसी इन्फॉर्मेशन को एज़ इट इज़ उन हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि उन हेडिंग्स में आप सब हेडिंग्स भी बना सकते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट। तो 5 स्टेप्स क्या हैं? उसमें चैप्टर 1 है पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन। अब क्योंकि आप पाकिस्तान पे ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन है। आप यूएसए पे काम करेंगे तो यूएसए इकोनॉमिक कंडीशन होगी। आप बांग्लादेश में काम करेंगे तो बांग्लादेश इकोनॉमिक कंडीशन होगी। इस इकोनॉमिक कंडीशन में आप पास्ट ईयर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को भी हल्का से डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री बताएंगे, और करंट ईयर को आप ज़्यादा फोकस करेंगे, और एक इकोनॉमिक कंडीशन बताएंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या चल रही है, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन की, और जिस इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं स्पेसिफिक उसके रेलिवेंट इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उसको भी आप डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी हम जैसे बात करें बूट्स की, जो जूते हैं, अब चूंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन वीकली 45% बढ़ती जा रही है, तो बूट्स एक ऐसी चीज है जिसको लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करते इन चीजों में, लेकिन फूड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि फूड एक जरूरत है, तो उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। फिर उसमें चैप्टर 2 में हम आ जाते हैं जर्नल डायमंड मॉडल एक्सप्लेनेशन। तो ये पोर्टर डायमंड मॉडल क्या है, इसको हम पहले समझ लेते हैं कि चैप्टर 2 में क्या है। अब यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पर डायमंड मॉडल दिख रहा होगा। डायमंड मॉडल में किसी भी इंडस्ट्री को हम जब रीड करते हैं, तो ये 4 जो हमारे स्टेप्स हैं या ये 4 सेक्टर्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से 2 सेक्टर डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पे, वो है डिमांड कंडीशन और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज या रिलेटेड इंडस्ट्रीज। डिमांड कंडीशन के गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज यूज कर रही है, किस तरह से वो डिमांड को इंक्रीज कर रही है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी कंट्री की या उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए वो इनकम को इंक्रीज कर रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रही है, ठीक है, या किसी तरह से पॉपुलेशन को वो ग्रो करने में मदद दे रही है। इसी तरह रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में कि वो इकोनॉमिक हब बना रही है, इंडस्ट्रियल हब बना रही है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के बहुत अच्छे मौके वो फराहम कर रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम आ रही है। फिर 2 फैक्टर्स मजीद जो हैं, वो है फैक्टर कंडीशंस और फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। तो ये चांस पे बेस करता है, लेकिन सिर्फ चांस नहीं, बल्कि ये आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी इसको अचीव कर सकते हैं। फैक्टर कंडीशंस ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, और आप ऐसी कंट्री में भी हैं जहाँ पे चीप लेबर है, या आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए और आप ऐसी कंट्री में मौजूद हैं जो कि कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है। इसी तरह फर्म की स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर और राइवलरी, आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जिसमें आपके राइवलरी कॉम्पिटेंसी कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए ये चांस है। फिर फर्म की स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी चांस है, बाकी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मिल सकता है। तो पोर्टर डायमंड पोर्टर मॉडल ये है। जब आप इसे चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, तो आप एक जर्नल एक्सप्लेन भी करेंगे डायमंड मॉडल को, और आप थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री का भी क्रंच इसमें रखेंगे। फिर चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर 3 में आप सेकेंडरी डेटा कलेक्शन करेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो ओपनली वेबसाइट्स पे या किताबों में मौजूद है। कोई भी इंडस्ट्री आपकी है, जैसे आपकी शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री में जितना भी इंटरनेट पे, बुक्स में, रिसर्च पेपर में डेटा अवेलेबल है, आपने वहां से डेटा उठाया। और ये मत भूलिएगा कि इसको डेटा को जहां से भी आप उठाएंगे साइट करना जरूरी है, उसका रेफरेंस पूरा एक लिंक देना जरूरी है, ताकि कोई भी आपकी क्रॉस वैलिडेशन कर सके। तो आप वहां से तमाम डेटा उठाएंगे और उसकी बेस पे एनालिसिस करेंगे। जो अवेलेबल डेटा है वेबसाइट्स पे, बुक्स में या रिसर्च पेपर में, उस पर एनालिसिस क्या कहती है। जब आपने ये एनालिसिस पूरी कर ली,
उसके बाद आप चैप्टर 4 में आएँगे जिसमें आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन करेंगे। इसमें फिर आप जाके खुद डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आपको क्वेश्चनायर डिज़ाइन करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चनायर आप डिज़ाइन कैसे करेंगे? जब आप सेकेंडरी डेटा कलेक्शन कर लेंगे, उसकी एनालिसिस कर लेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि मुझे क्या-क्या चीज़ें पूछनी है, तो मैं इसका कंपैरिज़न कर सकता हूँ। और दूसरा चैप्टर 4 में प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आप जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री है, यहाँ से आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, यहाँ से आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं, यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं और इनको पूछ सकते हैं। और याद रहे कि जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन करेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे, तो उसमें आपने इश्यूज़ और रीज़न्स को आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या रीज़न है कि इंडस्ट्री इतनी डाइवर्सिफ़ाई नहीं हो पाई। जैसे हमारी फिशरी इंडस्ट्री है, तो वो क्यों अभी तक वो इस तरह से है जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रो किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, बहुत ज़्यादा मशीनरीज़ यूज़ होती हैं। हमारी फिशरी इंडस्ट्री में ऐसा क्यों यूज़ नहीं होता? हम उसे बल्क में एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम इसे डाइवर्सिफ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ ने डाइवर्सिफ़ाई किया। अगर यहाँ पे कोई सप्लाई चेन स्टोर खोलता है, तो वो बहुत बड़ा क्यों नहीं हो जाता, जैसे बाकी कंट्रीज़ कर लेती हैं? जैसे हम कोई फूड इंडस्ट्री, फूड चेन शुरू करते हैं, तो वो केएफसी, मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं बन पाता? उसके क्या इश्यूज़ हैं? क्या रीज़न्स हैं वो डाइवर्सिफ़ाई क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें कॉम्पिटेंसी भी हो सकती है, इसमें गवर्नमेंट रोल भी हो सकता है, इसमें एम्प्लॉयर के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और फिर जो भी आपकी इंडस्ट्री हो, अब आपने ये सारी इकोनॉमिक कंडीशन बता दी, आपने डायमंड मॉडल में इसको देख लिया, आपने सेकेंडरी डेटा एनालिसिस कर लिया, प्राइमरी डेटा एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो रिकमेंडेशंस को आप यहाँ पे लिखिए। तो आप इस पैटर्न पे तमाम डेटा को कलेक्ट करेंगे, आप तमाम डेटा को इन चैप्टर्स के मुताबिक लिखेंगे। आप जो अगर आपसे कोई सबमिशन माँगेगा कि आप चैप्टर 1 और 3 की सबमिशन कर दें, तो आप इसी हिसाब से चैप्टर और 1, 3 की सबमिशन कर देंगे। कोई आपसे चैप्टर वाइज़ सबमिशन पूछेगा, जैसे अगर आप एकेडमिक में हैं या आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करके हमें दें या चैप्टर 3 हमें करके दे दें। तो आप सिर्फ चैप्टर 3 ही इस तरह से करके दे देंगे। लेकिन जब आपसे पूरी एक एनालिसिस माँगी जाएगी इंडस्ट्री पे, तो फिर आप वो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्म में नहीं देंगे, बल्कि वो स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री के इस फॉर्म में देंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये सब जो बातें मैंने कही, ये मैं कहीं अपने पास से नहीं लाया, बल्कि एक मशहूर किताब है, द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री बाय वॉल्टर एडम्स। ये आपको लाइब्रेरीज़ में भी मिल जाएगी, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। इस किताब से ये चीज़ें उठाई गई हैं। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, मज़ीद पढ़ना चाह रहे हैं कि किस पैटर्न पे आपको काम करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, क्या सब हेडिंग्स बनाएँ, क्या एप्रोप्रिएट रहेगा, तो आप इस बुक से हेल्प ले सकते हैं। उस बुक में जनरल कंडीशंस ये है कि एक तो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, जिससे पहले एक इंट्रोडक्शन आप देंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बताएँगे, मार्केट स्ट्रक्चर बताएँगे, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस बताएँगे, गवर्नमेंट पॉलिसी बताएँगे और उसके अलावा सजेस्टेड रीडिंग्स कहेंगे। अब क्योंकि ये बुक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग्स का एक ऑप्शन डाला है, क्योंकि ज़ाहिर है आप बुक नहीं लिख रहे, आप एक तरह से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन बुक के चैप्टर जैसा ही है। तो आप सजेस्टेड रीडिंग्स डाल सकते हैं, वरना इसकी जगह आप रेफरेंसेस डालेंगे, जिसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन उठाई होगी, उसके आप प्रॉपर यहाँ पे रेफरेंसेस प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे इसको पर्सनल पे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।